आफ्टरनून क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज जो है हम बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर दैट इज द वेव्स एंड ऑसिलेशंस की बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले हम प्रीवियस पेपर की बात कर लेते जरा। कल आपका पेपर था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और 90% बच्चों की शिकायत थी कि सर पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैंने भी पेपर को एनालाइज किया और देखा कि हाँ पेपर का लेवल था एक कि कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जिनको पेपर टफ बनाने में मज़ा आता है। तो शायद आप लोगों की किस्मत में शायद कल वही हुआ, जिन्होंने पेपर बनाया उनको पेपर टफ पसंद रहा होगा कि टफ बनाना, उन्होंने बना दिया। लेकिन अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो पेपर टफ भी नहीं था, एवरेज कह सकते हैं। एवरेज इसलिए क्योंकि उसके जो कुछ क्वेश्चन थे मैं देख के आया हूँ, वीडियो में भी आपने देखे थे जो मैंने डिलीवर किया था। उसमें क्वेश्चंस क्या दिए हुए थे, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि कोई डाइपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। अब ये वाला डेरिवेशन है, ये वाला डेरिवेशन आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। कोई क्लास 12 का डेरिवेशन यहाँ आ गया तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। दूसरा क्वेश्चन था मैक्स एम्पियर सर्किटल लॉ और उसको मैथमेटिकली लिखना था, इसका भी मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था। तीसरा बायोट सावर्ट लॉ और उसके बेस पे उसका एक एप्लीकेशन, इसका भी जिक्र था। चौथा क्वेश्चन गॉस लॉ के एक एप्लीकेशन था, इनफाइनाइट शीट के कारण चार्ज निकालना था, वो भी एप्लीकेशन था, वो भी आपके मेरे वीडियो में था दिया हुआ। पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम वो भी वीडियो में दिए हुए थे, मैंने कहा था कि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने जिक्र किया था। फिर कह रहे हैं कि वीडियो से कुछ नहीं आया। सबसे बड़ा फॉल्ट आप लोगों का ये कि आपको पूरा साल पढ़ने के लिए मिलता है लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। एक साल कम नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि पेपर यकायक हो गए हैं। कल आपको सिलेबस मिला, आज पेपर हो गया है, आपकी गलती है। आप रोज क्लास में आते थे, मैंने रोज कहा आप लोगों को जो क्लास में आते हैं उन्हें पता है, मैं पहले से वार्न करते आया हूँ कि पेपर आ जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और लास्ट टाइम फिर आप बोलोगे सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, उसी का तो नतीजा है ये। आप पेपर बनाने वाले को दोष नहीं दे सकते हैं, आप अपनी खामियों को समझो कि अगर आपने पढ़ा होता तो इतनी नौबत थोड़ा आती कि आप पास ही नहीं हो रहे हैं। 16 मार्क्स से तुम्हारा एमसीक्यू है, 16 मार्क्स के एमसीक्यू कम होते हैं, 17 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। 16 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं वहाँ यदि कोई पढ़ के जाए तो। उसके अलावा बी और सी सेक्शन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कुछ पढ़ा हुआ नहीं आ रहा था। एम्पियर लॉ पढ़ा हुआ था, गॉस लॉ था, वहाँ बायोट सावर्ट लॉ था, पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम थी आपका, इस तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी। हाँ कुछ क्वेश्चन मानता हूँ कि शो दैट वाले थे, मान लिया कि वो नहीं आ रहे हैं आपको, लेकिन इतना भी नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। वो आप लोगों का फॉल्ट है, आप पढ़ते नहीं है। अब नहीं पढ़ोगे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। हमेशा ये मत सोचे कि पेपर हमारे अनुकूल आएगा, आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। आप सामने वाले को दोष नहीं दे सकते हैं। एक बात याद रखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ सिर्फ इसलिए कि बच्चों का वेलफेयर हो सके, बच्चों का थोड़ा सा बच्चों का जो है रिलैक्सेशन मिल सके। मुझे कोई इनाम नहीं मिल रहा है इस चीज़ के लिए, टाइम लगता है। तुम्हें पता है टाइम की कीमत क्या होती है? 3 टाइम ड्यूटी लग रही है, इस बीच कैसे टाइम निकाल रहा मुझे पता है। बुक मॉडल हर पुराने पेपर खोजने पड़ते हैं, एक एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से क्या बनाया जाए, कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। फिर उसको रफ कॉपी में लिखो, फिर बोर्ड में लिखो, फिर किसी को बुलाओ, कैमरा पकड़ो, वीडियो बनाओ। 3-4 जीबी का वीडियो बन जाता है, फिर सेंड करने में दिक्कत, नेट नहीं चल रहा है, 4-5 जीबी डेटा लग जाता है। आप लोग सोचते हैं कि बस हाँ हो गया और बना दिया, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, हर कोई नहीं करता है। और कोई क्यों नहीं बना रहा वीडियो? मेहनत लगती है बेटा, मजाक थोड़ी ना है यहाँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ सब कुछ इससे आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मैं अगर कर रहा हूँ ये सब बना रहा हूँ तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना तजुर्बा है, मेरा अपना अनुभव है 4 साल का, इसलिए मैं सब कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे। आप क्लेम नहीं किसी को कर सकते कि आपने बनाया और ये आया नहीं इससे। आप खुद पढ़िए, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसकी संभावना ज़्यादा है आने की, लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ना होगा। सिर्फ इस पर डिपेंड होकर मत जाइए। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो बैलेंस है, उसके लिए है ये कि कम से कम वो ये सब पढ़ के जाए। ये नहीं कि बिल्कुल हाँ ये पढ़ लिया और इसके अलावा मैंने कुछ पढ़ना ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। पूरा साल आपके पास था, पढ़ा है तो उसका कहीं ना कहीं आउटपुट मिलेगा, नहीं पढ़ा है तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में आपका पेपर आ रहा है, सभी को पता है लास्ट पेपर है। शॉर्ट आंसर कुछ डिक्टेट किए हैं मैंने 14-15, जिसमें से 7 करने होते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोरियर थ्योरम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। फोरियर थ्योरम की आपने डेफिनेशन पढ़ के जानी है और उसका फोरियर कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए, सिर्फ इतना नहीं पूरा पढ़ के जाना है। दूसरा क्वेश्चन डिफाइन वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी या इसी को फेज वेलोसिटी भी कहते हैं, ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी, हाउ फेज वेलोसिटी इज रिलेटेड विद इट।
ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा और डी के क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी होती है, और फेज वेलोसिटी तो Vp। तो किस तरह से Vp जो है Bg के इक्वल होता है, ये आपको डायरेक्ट रिलेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, 3 पॉइंट याद करके चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एसएचएम, एसएचएम बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या होता है, इसको एग्जांपल सही समझाइए। एक एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन का ले लेना और डेफिनेशन याद कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लिसाजस फिगर, गिव सम यूजेज ऑफ दिस फिगर, मेंशन देयर एप्लीकेशन। लिसाजस फिगर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के चले जाओगे। इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, 2-3 यूजेज इसके पढ़ के चले जाओगे। और अगर इसमें यूजेज नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है इसमें आगे जोड़ के कि मेंशन देयर एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ पे है या इसको हम कहाँ प्रयोग में लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम एंड क्वालिटी फैक्टर कैपिटल क्यू ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसके लिए आपको रिलैक्सेशन, उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मतलब डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है। और क्वालिटी फैक्टर क्यू क्या होता है, बुक खोलिए, उससे स्क्रॉल करो, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन याद करके जाओ, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन याद करके जाओ, फॉर्मूला याद करके जाओ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस, गिव 2 एग्जांपल। रेजोनेंस क्या होता है, इसको विस्तार पूर्वक बताइए एग्जांपल सहित, एग्जांपल भी देना होगा, विदाउट एग्जांपल नहीं मांगेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस मैकेनिकल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एग्जांपल। मैकेनिकल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, एग्जांपल सहित समझाइए। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल पढ़ते जाओगे और साथ में इसकी डेफिनेशन पढ़ते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होती है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट मींस 5-6-7 लाइन याद करके चले जानी है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला याद करके चले जाओ। दूसरा इसी में है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से आप क्या समझते हो, इसका एक फिगर भी बनता है इस तरह से रेजोनेंस का, ये फिगर भी याद रखना है और इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंपीडेंस, डिस्कस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। इंपीडेंस से आप क्या समझते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। टाइम ऑफ रिवर्बरेशन से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन पढ़ के चले जाना है, एग्जांपल होगा तो वो भी लिख के आ जाना है। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप क्या समझते हैं, यही पढ़ के चले जाना है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आप करते हो क्लेम कि सर आपने दिया था तो ये आना ही चाहिए था। मैं कोई पेपर मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, ये कर रहा हूं तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, अपने अनुभव से कर रहा हूँ कि हाँ ये आ सकता है, ये हो सकता है। जिस तरह की बीएससी थर्ड में देखा होगा आपने, दोनों पेपर उनके एडिटेज आए हैं जो मैंने बनाए थे। तो अब ये सुना है कि मैं पेपर वहां मैंने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, लेकिन मेरा अनुभव था, वही अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ अपने क्वेश्चंस के थ्रू। इट डजंट मीन कि पेपर मैंने बनाया है और यही क्वेश्चंस वहां आएंगे, नो। ये इस बात को अपने बुद्धि में बिठा लो, माइंड में बिठा लो। इसके अलावा भी आपको तैयार करके जाने और क्वेश्चंस। तो इसमें से जो मेरा अपना अनुभव है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, एक तो है टाइम ऑफ रिवर्बरेशन पूछेगा, लिसाजस फिगर पूछेगा 2 नंबर में, शॉर्ट में बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी पूछेगा वो, और क्या रिलेशन में होती है 2 नंबर में। इसके अलावा रिलैक्सेशन टाइम और क्वालिटी फैक्टर पूछ सकता है वो 2 नंबर में। इसके अलावा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या बैंडविड्थ पूछ सकता है 2 नंबर में। बाकी तो वो सारे क्वेश्चन करने ही है, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है वो यही है, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी पूछ सकता है 2 नंबर में, लिसाजस फिगर पूछ सकता है 2 नंबर में। इसके अलावा रेजोनेंस पूछ लेगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पूछ लेगा, और टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है जो कि डिक्टेट किए हैं मैंने कल के एग्जाम के लिए। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को डिफाइन करना है। आगे कह रहा हूँ डिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन देम, इन दोनों में क्या रिलेशन होती है, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है, इसको आपने डिराइव करना है वहां पे। आगे पूछ रहा हूँ हैंस ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे कह रहा हूँ कि मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आपने क्या करना है, निकालना है। ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, show that the group velocity of the wave packet of matter wave is equal to the velocity of particle associated with the matter wave। ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वेव पैकेट की और वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की, ठीक है, इन दोनों में क्या कैसे कैसे दोनों एक दूसरे की इक्वल होती है वो शो करना है आपने। ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वेव पैकेट की और वेलोसिटी जो होती है मैटर वेव की, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल कैसे होती है इसको शो करना है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, शो दैट द ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी बिकम इक्वल फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम।
हमें शो करना है कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों क्या होती है, इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, आपके बुक में भी दिया होगा। वहां पे ग्रुप वेलोसिटी वीजी जो है फेज वेलोसिटी वीवी के इक्वल आ गया। फेज वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी लिखा है ना यहाँ पे, इस वेव वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेव वेलोसिटी मींस फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी तो ग्रुप वेलोसिटी है ही। तो कहने का मतलब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बीच में क्या कैसे दोनों इक्वल होती है उसको शो करना है आपने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस लिसाजस फिगर। डिस्कस कर चुके हैं हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी। आगे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड पीरियड्स इन द रेशियो 1:2 और फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो 2:1, इसको आपने इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है लिसाजस फिगर के लिए, आपके बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है इसको डिफाइन करना है। आगे वो कह रहा है राइट डाउन एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग फोर्स ऑसिलेशन। कोई पार्टिकल है वो फोर्स ऑसिलेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपने क्या करनी है, सॉल्व भी करनी है और लिखनी भी है। आगे कह रहा है वो इसी में ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन में या फोर्स ऑसिलेटर में रेजोनेंस की जो कंडीशन आती है उसको क्या करना है, ऑब्टेन करना है, मींस आपको निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या महत्वता है। इसी में आगे कह रहा है व्हाट आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन और है उसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बाकी ये भी है 4-5, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन सेबाइन फॉर्मूला फॉर द रिवर्बरेशन ऑफ टाइम ऑफ अ फॉल। एक्सप्लेन व्हाई डज इट फेल इन द केस ऑफ अ डेड रूम। रिवर्बरेशन ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए सेबाइन फॉर्मूला निकालना है और ये डेड रूम के केस में क्यों फेल हो जाता है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। दो तरह के ऑसिलेटर, एक फोर्स्ड ऑसिलेटर और एक डैम्प्ड ऑसिलेटर, दोनों में से एक क्वेश्चन वहां आना ही आना है। आगे कह रहा हूं राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इट। राइट का मतलब होता है सिर्फ लिख देनी है, डायरेक्ट आपने इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसको डायरेक्ट लिखना है, डिराइव नहीं करना है। जहां डिराइव पूछेगा वहां डिराइव, जहां डिराइव करना होगा वहां डिराइव लिख के देगा वो। लेकिन अगर राइट कहीं लिखा हुआ तो राइट का मतलब होता है सिर्फ आपने उसका रिजल्ट डायरेक्ट वहां पुट कर देना है। इसमें कह रहा हूं कि राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इट। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो लिखनी है वहां पे। फाइंड इट्स सॉल्यूशन इन ओवर डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड कंडीशन। हाँ, अब सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव फोरियर एनालिसिस ऑफ सॉ टूथ वेव एंड ट्रायंगुलर वेव। इंपॉर्टेंट है, फोरियर थ्योरम हमने पढ़ी है और ये उसके एप्लीकेशन है, कैसे हम फोरियर थ्योरम को जो है फोरियर थ्योरम की हेल्प से सॉ टूथ वेव और ट्रायंगुलर वेव को सॉल्व करते हैं। दोनों में से कोई एक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबलिश द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड सॉल्व इट। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स में, ठीक है। उसके लिए हमने मोशन की जो इक्वेशन होती है उसको स्टेबलिश करना है। स्टेबलिश मींस निकालनी है और फिर उसे सॉल्व करना है। आगे कह रहा है हेंस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेलोसिटी पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके लिए आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। छोटे छोटे से एक्सप्रेशन उसमें इस एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कि पेंडुलम होता है किसी भी घड़ी का, वो क्या करता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो पार्टिकल मान लेंगे उसे। तो इसके लिए क्या करना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी उस पार्टिकल की, सबको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए क्या करना है एक्सप्रेशन डिराइव करना है एंड शो दैट इट इज कांस्टेंट। ये पोटेंशियल ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये शो करना है बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पीरियड। ये जो लाइन कही है ना इसको, इस लाइन को जो है आपने निकाल के दिखाना है उसे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो एक सेबाइन फॉर्मूला है कि 90% पूछ सकता है। दूसरा इसके अलावा
सॉ टूथ वेव और ट्रायंगुलर वेव दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। 4 नंबर में कह देगा फोरियर थ्योरम क्या है और उसका एप्लीकेशन लगा देगा। इसके अलावा ये लगता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लेगा और कहेगा कि इसके लिए वेलोसिटी के लिए पूछ लीजिए। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे, शॉर्ट और एज वेल एज लॉन्ग, जो मैंने डिस्कस किए हैं। ये सब आपको करके जाने हैं और इसके अलावा भी आपको पढ़ते जाना है, जिससे कि आप ये ना बोलें कि सर हम आपके वीडियो के भरोसे गए थे और वहां पे कुछ और आ गया। तो आप मेरे पे दावा ना करें, अपना पढ़ के जाएं। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने आज तक कुछ किताबें नहीं खोली है, वो इन सबको पढ़ के जाएं। तो ये है कि कम से कम पास से अच्छे खासे पास हो जाएंगे, थोड़े से नंबर और भी आ जाएंगे। तो ये उस चीज के गाइडेंस के लिए है। बाकी आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी सेकेंड ईयर में जाओगे आप, इसके बाद उसके भी हर दिन का लेक्चर मैं यहाँ पोस्ट करूंगा, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप सब्सक्राइब होगे तो तुरंत आपको एट द स्पॉट नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस चीज को घर बैठे भी देख सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपका लास्ट एग्जाम है, अंत भला तो सब भला, तो इसलिए कल अच्छे से पढ़ के जाइए। एक दिन की बात रह गई है, मेहनत करके जाइए अच्छे से। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच।